जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बंदा इंद्र प्रकाश। आज 16 जनवरी 2023। एक शेर आपके सामने अर्ज है। अब अपनी जात का इरफान होने वाला है, खुदा से राब्ता आसान होने वाला है। अपने अगर गुरूर है सूरज को अपनी हिद्दत पर, तो फिर ये कतरा भी तूफान होने वाला है। 19 जुलाई 1997 को इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या हो गई इंदिरा नगर इलाके में। और गोपाल शरण श्रीवास्तव मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती जी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था अंबेडकर उद्यान में वह कार्यरत थे इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव। चर्चा में इसलिए कि आज अखबारों में छपा कि 25 वर्ष से अधिक का समय बीत गया और गोपाल शरण श्रीवास्तव हत्याकांड की पोल न खुल सकी। परत दर परत मामला उलझता गया। और यही नहीं, ऐसे बहुत से मसले हैं और यूं तो बहुत से लोगों के मसले हैं, लेकिन चर्चा जब जाति गणना की बात उठी ना कि जाति गणना होगी, जाति जाति की समीक्षा हो रही, तो यह मसला उठा कि कायस्थों की हत्याओं की जांच क्यों नहीं हो पाती है। कायस्थ हत्याकांड, उन्नाव जनपद का बबलू श्रीवास्तव हत्याकांड। बबलू श्रीवास्तव लोकसभा चुनाव की तैयारी में थे 2014 में। समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, और कुछ लोगों ने कहा भाई बबलू भाई श्रीवास्तव जी लोकसभा का चुनाव न लड़िए, अभी समय नहीं है। कुछ सपा के विधायक से भी तकरार हुई, अंतोगत्वा हत्या हो गई लोकसभा चुनाव के पहले। कातिल कौन, 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन 10 साल में नहीं पता चला उन्नाव जनपद के बबलू श्रीवास्तव की हत्याकांड का क्या हुआ। अभी पिछले 1 वर्ष पहले प्रतापगढ़ का पत्रकार मनीष श्रीवास्तव हत्याकांड, किसने हत्या किया? सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके कुचला गया पत्रकार मनीष श्रीवास्तव। मनीष श्रीवास्तव हत्याकांड प्रतापगढ़ की सड़कों पर। हत्या किसने किया, नहीं पता चला। तो जब सब कुछ जातिवाद हो रहा है, तो जातिवाद में इस कायस्थ जाति के हत्याकांडों पर भी चर्चा हो रही है कि आखिर कायस्थ जाति के लोगों की जो हत्याएं होती हैं वह खुल करके क्यों नहीं आ पाती है, क्यों नहीं उन हत्याकांडों का पर्दाफाश होता है। इसमें भी हुआ गोपाल शरण श्रीवास्तव हत्याकांड में। वो पुलिस का आरोप, उस समय के जो पुलिस अधिकारी हैं वह बताते हैं कि कभी श्री प्रकाश शुक्ला पर आरोप लगा, कभी धनंजय सिंह पे आरोप लगा, धनंजय सिंह आरोप मुक्त हो गए, किसी प्रकरण में जेल भी गए, लेकिन अंतोगत्वा आज तक कुछ पता ही नहीं चल पाया। और ये सब स्थितियां हैं। और दूसरा जो खबर है कि शरद यादव को लेकर के, शरद यादव 12 जनवरी को जब देश स्वामी विवेकानंद की जयंती मना चुका था, रात में लगभग 10:30 बजे, 12 जून की रात लगभग 10:30 बजे शरद यादव जी नहीं रहे। माननीय किरण सिन्हा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल इंद्र कुमार गुजराल ने मांग किया भारत सरकार से कि शरद यादव जी को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाए। मरणोपरांत
भारत रत्न पुरस्कार सम्मान शरद यादव जी को दिया जाए। 26 जनवरी को भारत रत्न दिया जाता है आमतौर से। तो 26 जनवरी 2023 को शरद यादव जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव, जनता दल के नेता रहे शरद यादव, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार राज्य से सांसद रहे, कई बार राज्यसभा से सांसद रहे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनन्य सहयोगी रहे, संपूर्ण क्रांति की में बढ़ चढ़कर का हिस्सा लेने वाले, और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी संकट मोचक रहे। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक भी रहे। तो ऐसे महान शख्सियत को सम्मान दिया जाना चाहिए। भारत रत्न सम्मान के हकदार हैं, ऐसा माननीय किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल ने कहा। विशेष बात तो कि उम्मीद है, माननीय किरण सिन्हा जी ने बताया कि उम्मीद है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने 77 में भी जब वो 77 में सरकार बनी, एक तो संघर्ष किया, संघर्ष में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो उस समय संघ भी था, जनसंघ भी था, उन सबके साथ में। और जब सरकार बनी 77 में, तो भी शामिल रहे, साथ में सब लोग रहे जनता पार्टी की सरकार में। उसके बाद जब जनता दल का गठबंधन हुआ भाजपा के साथ, तो जब 89 में सरकार बनती है जनता दल की, तो उसमें रामो बामो, राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा, तो राष्ट्रीय मोर्चा में जो जनता दल भी था, भारतीय जनता पार्टी भी था, तो भी हिस्से में सरकार के साथ में रहे। और फिर सबसे बड़ा जब ये 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, 99 में जब सरकार बनती, 99 में सरकार बनती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और 2004 की सरकार बनती है, तो उसमें शरद यादव जी का बहुत बड़ा रोल रहा। बाद के वर्षों में भी शरद यादव जी का अच्छा रोल रहा, और कई पार्टियों को जोड़ने में, खासतौर से अपना दल को 2007 के चुनाव में विधानसभा में जो टिकट दिए गए थे, उसमें भी शरद यादव जी का बड़ा योगदान रहा इसमें, ये गठबंधन कराने के मामले में, कि अपना दल और इनके साथ गठबंधन कराने में, अपना दल, जनता दल यू और भाजपा के गठबंधन कराने में। तो कई मोर्चों पर वो भाजपा के अच्छे शुभचिंतक साबित हुए। तो इसलिए उम्मीद कर रही माननीय किरण सिन्हा जी कि भारत सरकार शरद यादव जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजेगी। और बसपा को लेकर के बड़ी चर्चा है सियासी हलकों में। बसपा ने कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो गठबंधन न करने के पीछे जो कारण लग रहा है कि बसपा का वोट बैंक बहुत कम हो चुका है। इसके पहले भी 1993 में सपा के साथ गठबंधन किया, 96 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, और फिर चुनाव के बाद भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया। और 2019 का जो चुनाव हुआ, उसमें लोकसभा का, उसमें सपा के साथ गठबंधन किया। तो जब सपा के साथ गठबंधन किया, तो मैं चूंकि लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से मैडम सिन्हा का चुनाव प्रचार कर रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ लोग लग गए। जब मैडम सिन्हा सपा की टिकट पे चुनाव लड़ रही थी, बसपा का समर्थन था उन्हें, और जनता दल आई का पूरा समर्थन था, राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन था, तो कुछ लोग लग गए। कैंट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव और जो प्रत्याशी रही थी, इसके पहले कैंट विधानसभा क्षेत्र से तत्कालीन विधायक थी रीता बहुगुणा जोशी जी। तो रीता बहुगुणा जोशी जी को टिकट दे दिया गया इलाहाबाद से। तो लगा कि इलाहाबाद से जो माहौल चल रहा भाजपा का, रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से चुनाव जीत जाएंगी, और हुआ भी वही, वो जीत गई चुनाव। तो कुछ लोग इस आशा में लग गए कि लोकसभा चुनाव के बाद मैडम सिन्हा हारे या जीते उससे मतलब नहीं, लेकिन
क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद गई हैं, वो जीतेंगी, तो कैंट विधानसभा क्षेत्र खाली होगी। तो जब कैंट विधानसभा क्षेत्र खाली होगी तो यहां से हम चुनाव लड़ेंगे, इस नाते वो सपा बसपा गठबंधन में लग गए। तो कुछ साथी बसपा के साथ टिकट में लग गए। तो जब रिजल्ट आया 19 का, लोकसभा चुनाव के बाद का, उसके बाद बहन मायावती जी ने घोषणा कर दिया कि नहीं, हमारा गठबंधन खत्म। तो जिन साथियों ने बड़ी उम्मीद के साथ मैडम सिन्हा के साथ चुनाव प्रचार किया था, रात दिन चुनाव प्रचार करने लगे थे, कैंट विधानसभा क्षेत्र पे अपनी घोड़ा गाड़ी सब लगा दिए थे, वो प्रत्याशी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा भी कि भाई बौद्ध जी समर्थन करिए, हम चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, आप मैडम सिन्हा को चुनाव लड़ाइए 19 में, लोकसभा बनाइए, विधानसभा में हम कहाँ जाने वाले, आपके साथ रहेंगे, और वो पूरी ईमानदारी के साथ, ऐसा कुछ नहीं, हम ईमानदारी के साथ रहते हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने बातचीत हुआ, मैंने कहा क्या तैयारी चल रही, कैसा है कि आप तो भाई मैडम सिन्हा चुनाव हार गई हैं, और अब तो भाई रीता बहुगुणा जोशी जी भी चुनाव जीत गई हैं, तो अब तो चुनाव कैंट विधानसभा क्षेत्र का होना ही है। कहने लगे हाँ भाई बात तो सही है, कैंट का विधानसभा चुनाव तो होने होगा, लेकिन अब हम ना चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा अब क्या, वोट है नहीं, बसपा के पास अकेले वोट है नहीं, वोट हार ही जाना है। तो बुद्धिमानी कर गए, चुनाव नहीं लड़े। बाद में जो साथी चुनाव लड़े उनको 10,000 से भी कम वोट मिला कैंट विधानसभा क्षेत्र से, और बहुत तो उन्होंने, माना गया कि भाई उन्होंने बहुत चॉकलेट खर्च किया और बहुत तो लोगों को चॉकलेट बांटा भी। और कैंट विधानसभा क्षेत्र में एक ये कि भाई ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण प्रत्याशी भी रहे बसपा के, लेकिन उस सबके बावजूद 10,000 भी वोट नहीं मिला। इसी प्रकार से रामपुर का भी चुनाव हुआ, उपचुनाव, तो उसमें भी जिस कैंडिडेट को जितना वोट मिला था, पता चला 16-17 हजार वोट मिला जब वो निर्दलीय लड़े थे, और जब बसपा के साथ चुनाव लड़ गए तो पता लगा 4-5 हजार वोट भी नहीं मिला। तो वोट प्रतिशत जो जिस तरीके से घटा है बसपा का, तो अब कोई दांव नहीं लगाना चाह रहा है कि बसपा के पास के साथ दांव लगाया जाए, 10-15-20-25-25 करोड़ 50 करोड़ रुपया खर्च किया जाए। एक बात तो ये आई। दूसरी बात जो है, जो अपेक्षित जितनी सीटें बसपा अपेक्षा करेगी उतनी सीट अब भाई कांग्रेस भी कह रही कि अब जैसन हम तैसन तुम, भाई हमारे पास तो 2 विधायक है, कांग्रेस बोल रही है, और तुम्हारे पास तो एक ही विधायक है, तो अब कांग्रेस अब 40-40 सीट पे लड़ लीजिए। अगर कांग्रेस की ओर से प्रस्ताव आता है कि 40 पे बसपा लड़े, 40 पे कांग्रेस लड़े, क्योंकि भाई कांग्रेस के पास तो 2 विधायक हैं, और ये कहेंगे हमारे पास 10 सांसद हैं, विधायक एक ऐसे ही, तो वो कहेंगे कि हमारी तो कई राज्यों में सरकारें हैं देखो, तो एक मामला बनने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी का यही हाल कि भाई अब अकेले लड़ा जाए, अकेले लड़ेंगे, गठबंधन में नहीं करेंगे, क्योंकि गठबंधन में सपा ने को घाटा हुआ ना, कि सपा की निकली सीट 5, बसपा की निकल गई 10। सपा कह रही है कि हमको बसपा का वोट बैंक नहीं ट्रांसफर हुआ, और बसपा का वोट बैंक धीरे धीरे बसपा को छोड़ गया, ये सपा के लोगों का कहना है। तो सपा अब इन परिस्थितियों में बसपा से गठबंधन नहीं करेगी, कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी को अभी जीता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहावत है ना कि जुआरी को सूझे अपन दांव, जो जुआरी व्यक्ति होता है तो उसको लगता है कि हम जीत ही जाएंगे, हम जीत ही जाएंगे। तो उसी प्रकार से भाजपा को अब लग रहा है कि नहीं, अभी तो हम जीतेंगे ही, हमको कौन हरा सकेगा। जीतने की स्थिति भाजपा को पूरी तरीके से अपनी दिखाई दे रही है, लेकिन भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण देश में संकट है। आज कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई, कार्यकारिणी में भी सब विचार विमर्श हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के पास अब यह आ गया है, कायस्थ मतदाताओं को भाजपा में रोकने का। देश में 15% कायस्थों की संख्या लगभग है, और कायस्थ कई समुदाय, माने मुस्लिम कायस्थ, मुस्लिम, ईसाई कायस्थ, ईसाई समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में बड़े पैमाने पर कायस्थ समाज के लोग हैं। जैन समुदाय में भी हैं, सिख समुदाय में भी हैं, बौद्ध संप्रदाय में भी हैं, विभिन्न समुदायों में कायस्थ समाज का हस्तक्षेप है।
तो अब इस समय जो एक प्रयास कायस्थ प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से चला, चौधरी किरण सिन्हा युद्ध ब्रिगेड की ओर से चला, तो कायस्थ एकजुट हो रहा है बड़ी तेजी के साथ। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके माननीय किरण सिन्हा जी के साथ कायस्थ खड़ा हो रहा है। वो इसलिए कि कायस्थ समाज अब यह बात जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से आज तक एक भी लोकसभा का टिकट किसी कायस्थ को नहीं दिया। तो यह तो बड़ी अपमानजनक बात है। और तुलसी बाबा भी कह गए हैं रामचरितमानस में कि यद्यपि दुख हैं नाना, मतलब विभिन्न प्रकार के दुख हैं संसार में, लेकिन सबसे बड़ा दुख जाति का दुख है। सही न जात जाति अपमाना। तो अब यह बात कायस्थ कायस्थ समाज को स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था। स्वामी विवेकानंद तो जात पात से ऊपर उठ गए थे, सन्यासी हो गए थे, संत हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि मैं उन महापुरुषों का वंशज हूं जिन महापुरुषों के चरण कमलों में प्रत्येक ब्राह्मण ओम चित्रगुप्ताय वे नमः का पठन करते हुए, उच्चारण करते हुए चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पित करता है। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर मेरी जाति कायस्थ जाति की गणना छोड़ दी जाए तो भारत में क्या शेष बचेगा, क्या सभ्यता बचेगी, क्या संस्कृति बचेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरी ही जाति में आधे से अधिक वैज्ञानिक, आधे से अधिक इतिहासकार, आधे से अधिक विद्वान, आधे से अधिक साहित्यकर्मी, इस प्रकार से लोग हुए हैं। और हमारी बिरादरी ने, हमारी जाति ने, कायस्थ जाति ने भारत के आधे भारत पर शासन किया हुआ है, ललितादित्य मुक्तापीठ वगैरह और तमाम जो है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी कहा था। स्वामी विवेकानंद को उस समय के जो वहां के धर्मगुरु थे, हिंदू धर्मगुरु, उन्होंने कहा, अपने मुखपुत्रों में छापा कि स्वामी विवेकानंद को जो अमेरिका सम्मान दे रहा है, यह तो स्वामी विवेकानंद तो शूद्र है, कायस्थ जाति का है, और कायस्थ जाति शूद्र में है। तो इस प्रकार से अपनी वो उन्होंने बताया कि जब मैं अमेरिका में था तो कुछ धर्म के ठेकेदारों ने अपने मुखपुत्रों में छापा कि स्वामी विवेकानंद को जो अमेरिका सम्मान दे रहा है वह कायस्थ जाति का है और कायस्थ जाति शूद्र है, ऐसा वर्णन आता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। कायस्थ समाज अब भाजपा से निकल चुका है, छलांग मार चुका है, अब किरण सिन्हा जी के साथ खड़ा हो गया है बड़ी मुस्तैदी के साथ। और किरण सिन्हा जी के साथ में केवल कायस्थ मतदाता ही नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति का मतदाता, अति पिछड़ा वर्ग का मतदाता, मैं पिछड़ा वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का मतदाता, और जब एससी एसटी का मतदाता है पूरे देश भर का, क्योंकि आदिवासियों की लड़ाई तो माननीय किरण सिन्हा जी ने लड़ी, नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह, नंदीग्राम सिंदूर की लड़ाई। तो बड़े पैमाने पर अनुसूचित जनजाति का समर्थन माननीय किरण सिन्हा जी के साथ है। अति पिछड़ा की लड़ाई ही लड़ रही हैं, तो मांग कर रही कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू किया जाए, एलआर नायक की रिपोर्ट लागू की जाए, छेदीलाल साथी आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जल्दी से प्रस्तुत की जाए, और जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट लागू किया जाए, जिसने पिछड़े वर्ग को 3 भागों में बांट दिया, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, इस प्रकार से अति पिछड़ा, अत्यधिक पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा कैटेगरी बना दिया। तो जस्टिस राघवेंद्र कुमार की कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए, माननीय किरण सिन्हा जी मांग कर रही है, जनता दल आई मांग कर रही है। तो इस प्रकार से भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश की जीत आसान नहीं होगी। अब स्नातक क्षेत्र का चुनाव चल रहा है। स्नातक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जिनका नाम स्नातक सूची में है ही नहीं। तो आम मतदाता जो होता है उसमें तो डोर डोर जाकर के मतदाता बनाए जाते हैं, पूरी चुनाव आयोग सरकारी मशीनरी लगाता है। इसमें माननीय किरण सिन्हा जी बराबर मांग कर रही थी
जनता दल आई मांग कर रही थी कि इसमें भी उसी प्रकार से बीएलओ बनाए जाएं। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करे कि जो चुनाव होगा स्नातक का, उसमें स्नातक जो क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उनका मत बनाया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। 5% बमुश्किल मतदाता बड़े पैमाने पर हैं। मतदाताओं की लोग ग्रेजुएट किए हुए बड़ी संख्या में है, स्नातक तो बड़ी संख्या में है, लेकिन स्नातकों का वोटर लिस्ट में नाम हो, यह बहुत ही कम लोग हैं। तो उस ये लोकतंत्र को कमजोर करने की एक साजिश हो रही है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र को कमजोर करने की बड़ी साजिशें हो रही है। एमएलसी की संख्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत में मात्र 100 है, जबकि यह संख्या बढ़ सकती है 133 वगैरह तक, 133 150 तक जा सकती है। तो उतने एमएलसी का नुकसान हो रहा है भारत का, उत्तर प्रदेश का। पार्लियामेंट के जितने 1947 में जितने थे सांसद, उतने ही चल रहे हैं। तो सांसद जब जनसंख्या लगभग 4 गुना हो गई और सांसद उतने की उतने ही हैं, तो संसद की भी जब जनसंख्या बढ़ रही है तो संसद की भी संख्या बढ़नी चाहिए। ऐसा माननीय किरण सिन्हा जी बराबर कई मौकों पर मांग कर रही हैं, बहस चला रही है, लेकिन अभी अन्य राजनीतिक दलों का संज्ञान इस पर नहीं जा रहा, बुद्धिजीवी वर्गों का संज्ञान नहीं जा रहा है। जबकि यह भी होना चाहिए कि संख्या सदस्य की संख्या के अनुपात में बढ़ना चाहिए। भूपेंद्र चौधरी को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही कि भाई भूपेंद्र चौधरी स्वतंत्र देव सिंह, कि भूपेंद्र चौधरी के माध्यम से जाट नहीं आया, स्वतंत्र देव के माध्यम से कुर्मी नहीं आया। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज को भाजपा में जोड़ने में कामयाब नहीं हुए, तभी उनको हटाया गया भाजपा पद से, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से। और अब जिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पे भूपेंद्र चौधरी को बिठाया गया है, तो वो जाट को ला नहीं पा रहे हैं। खतौली उसका सबसे जीता जागता उदाहरण रहा। और भी लोग जो हैं, तो वो जाट समाज भाजपा के साथ नहीं जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है। तो भाजपा को घाटा हो रहा है, भाजपा परेशान है कि भाई कैसे 2024 की रणनीति को कौन सी रणनीति बनाए कि जिससे भाजपा से हम रुक पाए। और कायस्थ समाज तो जब कांग्रेस में था तो कांग्रेस की जीत होती थी, जब जनता दल में आया तो जनता दल की सरकार बन गई, और जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहा तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रही। और कायस्थ समाज निकलेगा तो केवल उत्तर प्रदेश बिहार ही नहीं, पूरे देश का कायस्थ समाज भाजपा से निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थ विहीन मंत्रिमंडल कर दिया, आज की तारीख में केंद्र सरकार में एक भी कायस्थ मंत्री नहीं। तो इन सब बातों से भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत आने वाले समय में पहुंचाएगा, कायस्थ समाज की ओर से पहुंचाई जाएगी। और वो कायस्थ समाज जाग गया है, उसका कारण ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी उपेक्षा से दुखी है, उत्पीड़न से दुखी है, और वो जान गया है कि हमारी उपेक्षा और उत्पीड़न की जिम्मेदार भाजपा है। तो इस नाते वो भाजपा से कायस्थ समुदाय बड़े पैमाने पे अलग हो रहा है। जोशीमठ की दरारें भरने का नाम ही ले रही हैं और बढ़ती जा रही दरारें, और मकान खाली कराए जा रहे हैं और चिन्हित किए जा रहे हैं। एक आपदा वहां पर है, उसके लिए भी माननीय किरण सिन्हा जी पहले भी मांग कर चुकी हैं कि जितने लोग उस आपदा से प्रभावित हो रहे हैं उनकी रोजी रोटी और रहन सहन की पर्याप्त व्यवस्था सरकार करे, उत्तराखंड सरकार करे। आइए, बिहार का चल रहा है शरद यादव और चंद्रशेखर यादव का। तो शरद यादव भी मधेपुरा से सांसद हुए और चंद्रशेखर यादव भी मधेपुरा से विधायक है, शिक्षा मंत्री है। तो उन्होंने जो कुछ रामचरितमानस के बारे में कहा तो उसको लेकर के चर्चा अधिक है, लेकिन शरद यादव का जीवन दर्शन, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो मुझे याद आता है कि एक बार अबुल कलाम भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल कलाम जी, जब अब्दुल कलाम जी नहीं रहे तो उनके अंतिम संस्कार में जितने लोग जनाजे में निकले, उससे कहीं ज्यादा लोग आतंकवादी गतिविधियों में, एक मुंबई के आतंकवादी था, तो मुंबई के आतंकवादी के साथ लोग खड़े हो गए बड़े पैमाने पर।
आज क्या स्थिति हो रही है कि तमाम नेता शरद यादव के विचारों पर चिंतन क्यों नहीं कर रहे हैं। जनता खबर एक सवाल उठा रही है कि शरद यादव के विचारों पर, शरद यादव के सिद्धांतों पर, शरद यादव के आदर्शों पर, शरद यादव के मूल्यों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। समाज में चर्चा चंद्रशेखर यादव के बयान पर हो रही है। अब वो बयान कैसा, उस पर मैं हम नहीं जा रहे हैं। और शरद यादव जी तो कहते थे जब राम मंदिर का मसला आया, धारा 370, राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, तो इन विषय पर हम लोग बैठे कि भाई कैसा होगा, क्या रणनीति होगी। शरद यादव जी ने स्पष्ट कह दिया कि यह कोर्ट का विषय है, न्यायालय का विषय है, न्यायालय में विचाराधीन विषय है और इसको धार्मिक लोग हैं वह निर्णय करेंगे इस पर क्या होगा। हमारा इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। हम रोजी रोटी की लड़ाई लड़ने आए हैं। हम लोगों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं, लोगों की बेहतरी के लिए आए हैं, लोगों को उन्नति का रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। उन्नति का रास्ता मिले, समान अवसर मिले, संवैधानिक अधिकार मिले, इसलिए हम राजनीति करने आए हैं। हम कोई विवादास्पद राजनीति या जो हमारे अधिकार में नहीं है, जिससे बहुत ज्यादा समाज का भला होने वाला नहीं है, उन विषयों के उन पचड़ों पर हम नहीं पड़ेंगे। स्पष्ट बात उन्होंने शरद यादव जी ने किया और उस पर पूरा देश खड़ा हुआ। जॉर्ज फर्नांडीज वगैरह जैसे लोग सब आए और ये बात हुआ अंतोगत्वा। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे थे वह भी कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी, राजग की एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार जो बनेगी राजग की, तो उसका बिंदु ही बन गया कि हम सरकार में रहते हुए 370, समान नागरिक संहिता, राम मंदिर पर कोई बात नहीं करेंगे। और वो जब तक रहे उसमें, तब तक राजग की ओर से वह एजेंडा नहीं बनने पाया। वो आरएसएस का एजेंडा रहा हो, विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एजेंडा रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एजेंडा नहीं बनने दिया। यह थी शरद यादव की ताकत, पैनी दृष्टि और दृढ़तापूर्वक सोच थी, समझ थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की छवि थी उनमें। तो इस नाते जयप्रकाश जी की विचारधारा पर अडिग रहे शरद यादव जी। तो इसीलिए माननीय किरण सिन्हा जी ने मांग किया शरद यादव के लिए कि भारत रत्न के सम्मान से उन्हें मरणोपरांत नवाजा जाए। नीतीश कुमार को लेकर के फिर चर्चा है कि नीतीश कुमार भाजपा में जा सकते हैं। उसको यह है कि अशोक चौधरी उनके जो बड़े नजदीकी रहे वो भी राम राम करने लगे और नीरज कुमार तो मंदिर में जाकर के राम चालीसा पढ़ने लगे। तो एक तरफ तो चंद्रशेखर यादव ने जो राम के बारे में कह दिया, तो उसके साथ स्टैंड करना चाहिए चंद्रशेखर यादव के साथ कम से कम जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि वहां का सहयोगी संगठन है, तो कम से कम जनता दल यूनाइटेड को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड उनके साथ इस मसले पर, चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री के मसले पर न खड़े होकर के उसने राम के साथ खड़ा हो गया। जैसे पिछली बार हुआ था कि जब राम मंदिर बनने लगा तो आरसीपी सिंह, जनता दल यूनाइटेड के आरसीपी सिंह पैसा दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं, और आरसीपी सिंह 11 लाख रुपया दे रहे हैं। ये स्थिति। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी बड़ी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की उपेक्षा हो रही है। और उपेक्षा इसलिए लोग मान रहे हैं कि 2000, वो नीतीश कुमार ने कह दिया कि 2025 में तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे बिहार का, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उससे भी उपेंद्र कुशवाहा को धक्का लगा। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में सोच करके आए थे कि भाई नीतीश कुमार जाएंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, स्वाभाविक सी बात। और उसके बाद दूसरा धक्का उनको तेजस्वी यादव ने दिया। तेजस्वी यादव ने कह दिया पत्रकारों से बात करते हुए कि बयान वीरों की कोई ताकत नहीं, कोई हैसियत नहीं, बयान वीरों की कोई वोट बैंक उनके साथ नहीं, हम बयान वीरों को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यह भी हमला माना गया कि यह तो उपेंद्र कुशवाहा पर सीधी एक तरीके से लड़ाई है। और कौशल किशोर, भारतीय जनता पार्टी के वहां नवल किशोर नेता, भाजपा के नेता, तो उन्होंने तो कहा कि बेचारे कुशवाहा को दोनों चचा भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ये तो दोनों जो है, कुछ लोग वहां नीतीश कुमार को जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं और तेजस्वी को अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं। तो जलालुद्दीन अलाउद्दीन, तो जलालुद्दीन जब गले मिले तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको तलवार से मार दिया और वो मुकुट लगा लिया। तो इस प्रकार से चर्चाएं चल रही। तो ठीक है, इसी के साथ आप सबको
जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति।